दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम साधना त्यागी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने सेशन एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी में। दोस्तों आज की क्लास, अगर आप टेट सीटेट या किसी अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जिसमें हम बात करेंगे आज हिंदी के 12 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शून्य से शिखर तक की तैयारी यहाँ पर होगी। फ्रेंड्स, चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। जैसे होते हैं ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, वैसे यहाँ पर पूछा गया संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है नहीं, तो इसलिए हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है या, दूसरा ऑप्शन है छ, तीसरा ऑप्शन है त्रा और चौथा ऑप्शन है ज्ञा। तो संयुक्त व्यंजन की बात की जाती है तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं फ्रेंड्स 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? तो छ, त्रंग, ज्ञा और श्रम। ठीक है, ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। तो इसमें से कौन से नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से जो नहीं होंगे वही हमारे क्या होंगे? आंसर होंगे। तो ए भी है और तीसरा ऑप्शन ए भी है और ए भी है और चौथा ए जो है यही हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्या है? तो ए है अंतःस्थ में आ जाता है। किस में आ जाता है? अंतःस्थ में आ जाता है। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट होगा? तो यानी कि पहला विकल्प आपका राइट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि रेणुका किसकी रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो BIMP क्वेश्चन है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेणुका किसकी रचना है? तो पहला है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, दूसरा है सुदर्शन की रचना है, तीसरा है सूरदास की है और चौथा है जयश्री जी की है। तो क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा गया है रेणुका। तो रेणुका किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि पहला विकल्प लॉक हो जाएगा कि रामधारी सिंह की रचना है रेणुका। और भी इनकी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे उर्वशी, हुंकार, रेणुका ए है और है कुरुक्षेत्र। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की, यानी कि पहला विकल्प क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग अति से जुड़ा नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नहीं, हमें निगेटिव आंसर देखना है कि यहाँ पर कौन सा अति से जुड़ा नहीं है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के क्या लग जाए? पहले लग जाए। जो किसी शब्द के पहले लगकर नया अर्थ प्रकट करे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि उपसर्ग पूछा गया है। कैसा उपसर्ग? जो अति से जुड़ा नहीं है। ठीक है, जैसे हो गया अत्यधिक और दूसरा ऑप्शन है अतिशय, तीसरा ऑप्शन है अतिरिक्त और चौथा ऑप्शन है अजीब। और हमें क्या देखना है? नहीं देखना है। और किससे जुड़ा नहीं हो? अति से। ठीक है, अत्यधिक को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होगा? अति धन अधिक, अति धन अधिक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अत्यधिक। तो अति, इसमें भी उपसर्ग निकल रहा है तो ए भी जुड़ा है, ए नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो अतिशय, अति धन से बराबर हो जाएगा अतिशय, ए भी उपसर्ग हमारा है तो ए भी नहीं होगा। ठीक, तीसरा विकल्प है अतिरिक्त, अति धन रिक्त बराबर हो जाएगा अतिरिक्त, तो अति इसमें क्या है? उपसर्ग है, इसका ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर चौथा विकल्प होगा अजीब, यही हमारा राइट हो जाएगा कि अजीब जो है अति से जुड़ा नहीं है, यानी कि चौथा विकल्प क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। ठीक, फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप प्लेटफॉर्म में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है। यहाँ पर पूछा गया है कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सुरेंद्र कौन सी संधि है। ठीक है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है? तो हम आपको के जानकारी के लिए बता दूं, सुरेंद्र जो है वो स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि है। यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी स्वर संधि के हैं।
ठीक है। और सुरेंद्र कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। स्वर संधि में आपको देखना है कि स्वर संधि में सुरेंद्र कौन सी संधि है। ठीक, तो हमारी ट्रिक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको स्वर संधि की वीडियो मिल जाएगी आसान ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है कि सुरेंद्र, पहला ऑप्शन है कि गुण संधि है, दूसरा है कि यड़ संधि है, तीसरा है कि आयादी संधि है, और चौथा ऑप्शन है कि दीर्घ संधि है। ठीक है, सुरेंद्र यहाँ पर देखिए कि वर्ण के ऊपर यानी कि क्या लगा है? एक मात्रा लगा है, यानी कि जब किसी डंडे के ऊपर एक मात्रा लग जाए तो कौन सी संधि होती है? तो वो संधि होती है गुण संधि। कौन सी संधि होती है? गुण संधि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा? वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा तो लगा है, जब एक मात्रा लगा है क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला विकल्प लॉक हो जाएगा, गुण संधि हो जाती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यड़ संधि। यड़ संधि की बात की जाए तो या रा ला वा के पहले अगर कोई आधा वर्ण आता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अयादी संधि। अयादी संधि का ट्रिक है कि अगर किसी वर्ण में आपको सबसे पहले तो आपको जो भी शब्द मिलेंगे अयादी संधि के, वो मिलेंगे तीन शब्द मिलेंगे, यानी कि उसमें तीन ही वर्ण रहेंगे। ठीक है, तीन वर्ण आपको मिलेंगे संधि में। जैसे हो गया पवन, इसमें कितने वर्ण है? तीन है, पा है, वा है, ना है। और दूसरी ट्रिक क्या है कि इसमें अक और अन आपको हमेशा मिलेगा। जब अक आ जाए, अन आ जाए, जैसे पवन है तो पो धन अन बराबर पवन हो जाएगा। पवन, भवन, अगर कोई भी आपको कोई वर्ण अगर तीन मिल जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो अयादी संधि हो जाएगी। और याद रखना इसमें अक और अन आपको हमेशा मिलेगा। जब अक और अन मिल जाए तो समझ लीजिए कि अयादी संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब किसी दो एक मात्रा बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ पर दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक, तो यहाँ पर फिलहाल कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि होगी। जी, जब किसी वर्ण के ऊपर एक मात्रा लगी हो तो वहाँ कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। ठीक, पहला विकल्प लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समास में किसका मेल होता है? ये जानना बहुत जरूरी होता है कि समास में किसका मेल होता है, संधि में किसका मेल होता है। इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि समास में किसका मेल होता है और संधि में किसका मेल होता है। मेल की बात जब की जाए तो पहला है शब्दों का मेल होता है, दूसरा है वर्णों का मेल होता है, तीसरा कि शब्दों और वर्णों का दोनों का मेल होता है, यानी कि ए बी दोनों दिया गया है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं आपको, समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में क्या होता है? वर्णों का। ठीक है, समास में क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि शब्दों का मेल होता है तभी समास होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर देखना है कौन सा नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि जिसमें आपको तीन वर्ण मिल जाए वो संधि कौन सी होती है? अयादी संधि होती है। और यहाँ पर क्या पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो आप तीन वर्ण को ढूंढ लीजिए। पवन है, पवन में कितने वर्ण है? तीन है, तो ए तो है भी गया। दूसरा है भवन, ए भी है। अगर पवन का संधि विच्छेद किया जाए क्या हो जाए? वो धन अन बराबर क्या हो जाएगा? पन हो जाएगा पवन। जैसे अन आ जाए, अक आ जाए तो क्या हो जाएगा? अयादी संधि हो जाए। भवन में क्या हो जाए? भो धन अन हो जाएगा बराबर भवन हो जाएगा। पावन है तो क्या हो जाएगा? पो धन अन हो जाएगा बराबर हो जाएगा पावन। ठीक है, और इसमें वागीश है। वागीश कौन सी संधि होगी? तो यही नहीं होगा, क्योंकि वागीश क्या है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। ठीक है, यहाँ पर प हो जाएगा, पौधन। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा? तो इसमें विकल्प आपका लॉक हो जाएगा चौथा कि यही वगीश जो है यही नहीं है। अगर वगीश की बात करें तो इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वाक धन ईश हो जाएगा। वाक धन ईश बराबर हो जाएगा वगीश। तो यहाँ पर हलंत लगा, और हलंत से आप याद रखिएगा कि हलंत जिसमें भी लगा हो वर्ग में वो संधि होता है आपका व्यंजन संधि। ठीक, डाउट क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग मीन्स जो फीमेल की आवाज़ निकाले। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो स्त्रीलिंग है। ठीक है, शब्द तो पहला है हवा,
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको अपने शब्दों में प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, तो पहला है हवा, दूसरा है कभी, तीसरा है एक भी, दोनों और चौथा है इनमें से सभी क्या है, सही है। तो स्त्रीलिंग का मतलब होता है जो स्त्री यानी कि फीमेल का साउंड निकाले। तो हवा चल रही है, कभी आपने सुना है कि हवा चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हवा चल रही है, ये क्या है, फीमेल आवाज़ निकाले, तो ए हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। और कभी है, कभी क्या होता है, कभी पुल्लिंग होता है यानी कि मेल होता है, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं मेल। अगर यहाँ पर कवित्री होता तब आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा कभी, और अगर कवित्री होता तो हो जाता है आपकी स्त्रीलिंग। तो यानी कि पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि क्योंकि पूछा गया स्त्रीलिंग तो हो जाएगा हवा चल रही है। अगर आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानना है तो आप उसको अपने आवाज़ में, अपने शब्दों में प्रयोग करोगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा, फटाफट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला विकल्प लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह गरीब है फिर भी अच्छा है। क्या पूछा गया कि वह गरीब है फिर भी क्या है, अच्छा है। फिर भी यहाँ पर क्या है, फिर भी अच्छा है। इसमें कौन सा वाक्य है, वाक्य कितने होते हैं, 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, फिर भी अगर किसी वाक्य में क्या आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, तथा आ जाए, फिर भी आ जाए, अथवा आ जाए, ये सभी वाक्य क्या हो जाते हैं, ये सभी वाक्य हो जाते हैं संयुक्त वाक्य। जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य वापस आपस में जुड़े होते हैं वो सभी क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य। और यहाँ पर क्या पूछा गया, फिर भी, अगर यहाँ पर फिर भी आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, सभी क्या हो जाएंगे, संयुक्त। और सरल वाक्य में क्या होता है, एकदम सिंपल सेंटेंस, एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, जैसे चिड़िया उड़ रही है। ठीक, और मिश्र वाक्य क्या होता है कि इसमें बहुत सारे वाक्य आपस में मिले होते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि यहाँ पर आया है फिर भी, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कपूर का तत्सम शब्द है। बहुत बार हमने बताया है तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव का मतलब होता है जो हिंदी के शब्द होते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा गया, तत्सम शब्द पूछा गया। तो पहला है कर्पूर, दूसरा है करडम, तीसरा है कर्पूरिका और चौथा है कनिका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला विकल्प लॉक हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा। कर्पूर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर तत्सम पूछा गया कर्पूर होगा, तद्भव पूछा गया कपूर होगा। ठीक, तो ये पहला विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हार की जीत के कहानीकार है, यानी कहानीकार का मतलब समझ रहे हो कि हार की जीत जो कहानी है उसको किसने लिखा है, किस लेखक ने लिखा है। हार की जीत के कहानीकार है, यानी कि हार की जीत जो कहानी है उसको किस लेखक ने लिखा है। तो पहला है सुदर्शन, दूसरा है विष्णु शर्मा, तीसरा ऑप्शन है केशवदास और चौथा ऑप्शन है कि जयसिंह। तो हार की जीत जो कहानी है आपने पढ़ा होगा जरूर, उसको लिखा है सुदर्शन जी ने, यानी कि पहला विकल्प लॉक हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है कि आकाश पाताल में समास है, अगर बीच में योजक चिन्ह लगा है, योजक का मतलब समझ रहे हैं, और का लोप, जिसमें बीच में योजक का मतलब होता है और आ जाए, तो योजक चिन्ह जब लगा है तो वहाँ पर आप समझ गए होंगे कौन सा समास होगा, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, द्विगु होगा नहीं, द्विगु में संख्यावाची पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बीच में लगा योजक चिन्ह, आकाश पाताल, आकाश और पाताल, तो यहाँ पर वो दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, यारा लावा, ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। शाख साहल, यही क्या है, ऊष्म व्यंजन है, यही क्या है, ऊष्म व्यंजन है। और का खा गा खा, ये कौन से व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या में आ जाते हैं, स्पर्श व्यंजन है सभी। और छत्रंज्ञा और स्रा क्या है, ये सभी संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, उस व्यंजन, तो यानी कि दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा, शाखा साहा। सो दोस्तों, ये थे आपके टॉप लेवल के 12 क्वेश्चन, जिसको हमने कराया सुपरफास्ट तरीके से 10 मिनट में।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप प्लेटफॉर्म में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।